केरला की तरफ जाएगा। वो जो बच्चा 2,600 रुपए में मेरे यहाँ मतलब मेरे जैसे बहुत सारे कॉलेज में पढ़ने आ रहा है, वो कहाँ जाएगा? आज आपके डिपार्टमेंट में एमए चाहे हिंदी में हो चाहे किसी और सब्जेक्ट में हो, जो बच्चा 5,000 रुपए की फीस में उसमें भी सब्सिडी होगी, मगर वो एमए कर रहा है। आप समझ सकते हैं सर? इसलिए इस बिंदु पर मैं थोड़ा अलग तरह से अपनी बात रखना चाहता हूँ। एक बात हो, हम कहते हैं जब बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखते हैं एजुकेशन की बात को, तो सबसे पहला पॉइंट है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट होती है एजुकेशन में, एजुकेशन कन्वर्ट होती है नॉलेज में, नॉलेज कन्वर्ट होती है विजडम में, और विजडम कन्वर्ट होती है मुक्ति में, लिबरेशन में कन्वर्ट होती है, जो हमारे यहाँ सर्वोच्च उद्देश्य है शिक्षा का, कि जहां आप शुरू करें तो आप मुक्ति तक पहुंचे। लेकिन हमें बताया जा रहा है कि हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, अब हम नॉलेज सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, तो मूल उद्देश्य तो गायब हो गया सर, जिस पे आपने फोकस किया। विजडम का और लिबरेशन का उद्देश्य कहाँ पे है? यानी आप बता कुछ और रहे हैं और दे कुछ और है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया। उस चीज को क्लैरिफाई किए जाने की आवश्यकता है। ये लिखित व्याख्यान है, इसको बाद में जैसा कि बताया गया कि ये प्रकाशित भी होगा। 2-3 छोटी चीजें और आपके सामने रख रहा हूँ। जब विमर्श की बात होती है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सभापति जी का हमने 1 घंटा उद्बोधन सुना, तो उनसे रिलेटेड जो बिंदु नीचे के विद्वानों की जेहन में आए और जिनको आपने बहुत सम्मानपूर्वक मंच पर स्थान दिया है, उन बिंदुओं को उठाए जाने का की आवश्यकता है। क्योंकि जब विमर्श भी लिखते हैं और परिसंवाद भी लिखते हैं, आचार्य पृथ्वीनाथ जी कल ऐसे मजाक में कह रहे थे कि विमर्श भी है और परिसंवाद भी है, वो तकनीकी दृष्टि से देख रहे थे। तो जब विमर्श है, परिसंवाद है, तो वन वे नहीं हो सकता कि आप इधर वालों से उधर वालों को उत्पीड़ित कराते, उधर वालों को कहते हैं कि काम खत्म हो गया, उधर वालों को। अच्छा, रही बात माननीय कुलपति जी के आने की, देखिए हम भी तो चाहते हैं कि हम भी कुलपति जी के सामने बोले। हमारी बहन मणिपुर से आई है, वो भी तो चाहती है कुलपति जी के सामने बोले, क्यों नहीं चाहते? बात रहे, हालांकि मैं उस मर्यादा का ध्यान रखूंगा, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो हाँ, आप इतने कोमल और मधुर व्यक्ति हैं कि आप कठोरता पूर्वक में कुछ कहेंगे तो वो भी हृदय में मधु की तरह उतरता है। इसलिए आपका कोई भी वचन हमारे लिए ऐसा नहीं है कि जिसका पालन न किया जाए। अब आपके लिए आदरणीय काफी बार हो क्या जाता है ना, जैसे अगर मुझे पहले बोलने के लोग बुलाते तो मैं वो सारी बातें बोलता जो आदरणीय पंडा जी ने बोली। अब सवाल ये है कि पंडा जी की छाया में दबके रह जाएं या जरा सी पूंछ अपनी ऊपर निकाल लें, ये प्रश्न ऐसा है। तो आदरणीय पंडा जी अगर पहले, हालांकि क्योंकि सम्मेलन की परंपरा है कि भाई पहले सभापति बोलते हैं, क्योंकि सभापति का आसन बहुत ऊंचा है, तो पहले छोटे आसन वालों को बोलने का मौका देना चाहिए ताकि सभापति जी विस्तार रूप में कह सकें। ऐसे तो आप सभापति जी को पढ़वाते हैं, तो खैर अब मैं उस परंपरा के विषय में मैं उसका बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। 2-3 बिंदुओं की तरफ और इशारा करना चाह रहा हूँ। भारत सरकार ने कहा कि हम लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे प्राइमरी एजुकेशन में जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जब डीपीएस अपना, हमारे यहाँ डीपीएस एक बड़ा ब्रांड है, डीपीएस जब प्रपोज करता है कि प्री स्कूलिंग ये है, तो भारत सरकार ने कहा कि हम भी प्री स्कूलिंग कराएंगे, पहली क्लास से पहले प्री स्कूलिंग कराएंगे। कहाँ कराएंगे आप? तुरंत कहा आंगनबाड़ी में कराएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि आंगनबाड़ी का मॉडल और डीपीएस का मॉडल अलग की बात छोड़िए, 3 शताब्दियों का अंतर है सर। वो 21वीं शताब्दी में है, डीपीएस हम 18वीं शताब्दी में है, तो ये मॉडल आपने कैसे करेगा? आदरणीय सर ने कहा कि 3 त्रिकोण पे खड़ी है ये नीति। वो त्रिकोण क्या है? एक है छात्र, एक है शिक्षक और तीसरा है समाज। छात्र की मैंने बात बताई कि डीपीएस के छात्र की आप आंगनबाड़ी के छात्र से कैसे तुलना करेंगे, एक बात। दूसरी बात आपने कही शिक्षक की। आप जो प्रोफेसर है आज की तारीख में, फुल प्रोफेसर 7th पे कमीशन में 1 वर्ष से 2.5 लाख रुपए की सैलरी पाता है, और सरकारें, सारी सरकारें असिस्टेंट प्रोफेसर को कॉन्ट्रैक्ट पे रख रही हैं, और कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए उन टीचर्स के लिए यूजीसी क्या ऑफर कर रही है? 1000 रुपीज पर डे। आप कैसी बात कर रहे हैं? तो कौन से शिक्षक की बात कर रहे हैं? हु इज गेटिंग 2 लाख और 3 लाख पर मंथ, और जस्ट डिवाइड इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर और एडॉक टीचर एंड वो जो है केवल 30,000-40,000 के लिए पात्र होगा। तो किस शिक्षक की बात? फिर सोसाइटी का प्रश्न है, कौन सी सोसाइटी की बात? वो सोसाइटी जो कुल आबादी का 1% हिस्सा है, लेकिन देश के संसाधनों पर 97% संसाधनों पर उसका हिस्सा है।
वो सोसाइटी जो 99% है और संसाधनों पे जिसका 7% 7.5% हिस्सा है, तो कौन सी सोसाइटी, ये भी डिवाइड की जाने की आवश्यकता है। और इसमें केवल एक ही बात है कि हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा, जैसे आपने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हिंदी का एक रूप नहीं हो सकता। और यह हिंदी अलग होगी, केरलियन हिंदी अलग होगी, आगरा की हिंदी अलग होगी। हमारे खड़गे साहब जब बोलते हैं तो कितनी खूबसूरत हिंदी बोलते हैं, लेकिन उनकी हिंदी को हम कहें कि नहीं, उनकी हिंदी जो है खड़ी बोलने वाली वैसी मानक प्रतिष्ठित और प्राचीन हिंदी होनी चाहिए, नहीं। जिस तरह से हिंदियों में विविधता है, उसी तरह से हमें सोसाइटी के बीच में मौजूद विविधता है उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और उसको स्वीकार करने के बाद जब हम पहुंचेंगे इसके लागू कार्य पर, जब आपने पैन उठाया तो एकदम डर गया कि हम आप नहीं वाले इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या दिक्कत है। जैसे मैंने जिक्र किया कि मैं उस स्टेट से आता हूँ जिस स्टेट के शिक्षा मंत्री के संरक्षण में निर्देशन में नीति जारी। हालांकि नीति में काम तो पिछले 15-20 साल से हो रहा था, मनमोहन सिंह जी के समय में काम शुरू हुआ, फिर आदरणीय मोदी जी आए तो ये काम तेजी से आगे बढ़ा। माननीय निशंक जी के साथ बैठ के ये बात हुई कि नीति को इम्प्लीमेंट करने का जो स्ट्रक्चर आपने रखा है वो उस पर क्या सोच के उसको रखा गया। ये नीति जो है 2020 में लागू हो जाती है। और ये पानी वाले मित्र, पानी वाले भाई, नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए, अगर तुम 2 मिनट रोक दो बस, ये बिंदु इतना महत्वपूर्ण है। ये नीति 2020 में लागू हुई और नीति इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2035 तक का वक्त देती है, 15 साल का स्पेन। तो जस्ट इमेजिन जो बच्चा पहली क्लास में होगा 2020 में, और जो तब जब वो 2035 में निकलेगा तो वो ग्रेजुएट हो चुका होगा, तो उसके पूरे जो शिक्षण अवधि है उस पूरी शिक्षण अवधि में ये नीति इम्प्लीमेंटेशन में आए। तो क्या किसी नीति की इम्प्लीमेंटेशन की अवधि इतनी लंबी होनी चाहिए, ये एक सवाल। और अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की अवधि इतनी लंबी है तो इसका इवेल्युएशन किस वक्त होगा। तो तय बात है कि इसका इवेल्युएशन का प्रोसेस जो है 2035 के बाद ही शुरू होगा। तो 2035 के बाद जब इवेल्युएशन का प्रोसेस शुरू होगा तो जो परिमार्जन की अवधि है बीच बीच में वो कैसे इम्प्लीमेंट होगी, कहाँ कैसे बदल पाएंगे। इसलिए सुझाव के तौर पर हमने कहा था कि माननीय मंत्री जी से बात हुई कि साहब आप इस नीति को 2 लेयर पे इम्प्लीमेंट करने के बजाय 4 लेयर पे इम्प्लीमेंट कीजिए। आप इसको प्राइमरी एजुकेशन पे इम्प्लीमेंट कीजिए, साथ साथ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ लागू कीजिए, और हायर एजुकेशन पे साथ साथ लागू कीजिए, और रिसर्च पे साथ साथ लागू कीजिए। तो तब 7 से 8 साल में पूरी नीति इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और 10 साल बाद जब इस पॉलिसी को इवेल्युएट करेंगे तो पॉलिसी को ठीक से इवेल्युएशन हो पाएगा। जैसे 96 की पॉलिसी जब लागू हुई तो 92 में उसमें जो कुछ बदलाव संशोधन की आवश्यकता हुई, यानी कुछ स्टडी उस 5 साल में हो गई। ये नीति 15 साल तक इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम चलेगा, तो कब इम्प्लीमेंट होगी। और जितनी फास्ट ग्रोइंग सोसाइटी है इस वक्त, जितनी टेक्नोलॉजी जिस तरह से फास्ट ग्रोइंग है, जिसको हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, तो हम पहले कहते थे कि 19वीं शताब्दी में कहते थे कि भाई 100 साल में जितने बदलाव हुए होंगे 20वीं शताब्दी में 50 साल में उतने बदलाव हुए। अब स्थिति ये आ गई कि जितने बदलाव 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुए होंगे ये 20 साल में हो चुके हैं। तो अगले 15 साल में जितने बदलाव होंगे पिछले 500 साल को मिला के आप खड़ा कर लेंगे तो अगले 15 साल में उतने बदलाव हो जाएंगे। जब सोसाइटी के साथ जुड़े हुए जितने भी टूल्स हैं, वो टेक्निकल टूल्स हों, सोशल टूल्स हों, फाइनेंशियल टूल्स हों, जब उनकी बेस इतनी ज्यादा है तो इस नीति को लागू करने का टाइम थोड़ा सा कम रखा जाना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। और फिर मैं आदरणीय सभापति जी की टीम में ही रहना चाहता हूँ, वो हिस्सा पढ़ देता हूँ जो मैंने उन्हीं की तरह लिखा। वो हिस्सा, हाँ, ये मैं वो हिस्सा पढ़ रहा हूँ जो अगर मुझे पहले बोलने का अवसर दिया जाता तो मैं किस तरह से बोल देता, लेकिन अब इस हिस्से को मेरा न माना जाए क्योंकि सभापति जी उस विषय पर अपने विचार। वैसे एक पैराग्राफ है, भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति मनुष्य को ज्ञान के माध्यम से समग्र रूप से विकसित करते हुए उसे अखंड ब्रह्मांड के साथ पुनः आबद्ध और संबद्ध करने का माध्यम रही। मनुष्य की बौद्धिक, मानसिक, भौतिक उन्नति करते हुए उसे पूर्णता की अनुभूति कराना ही भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति का केंद्रीय तत्व रहा है। यह पद्धति हजारों साल तक अपने मूल रूप में रही, लेकिन बाह्य आक्रांताओं और अंग्रेजों के प्रभाव, जिसे हम पश्चिमी प्रभाव भी कहते हैं, उसने भारतीय शिक्षा पद्धति को पूर्णतः नष्ट कर दिया। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनमानस अपने वैचारिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत अतीत से पूर्ण रूपेण कट गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद इस स्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया।
और 1968 और 1986 की नीति में पश्चिमी प्रभाव को न केवल जो का त्यों रखा गया, बल्कि उस प्रभाव को प्राथमिकता देते हुए विस्तार भी दिया। तो मेरा ये मूल वक्तव्य था जो आदरणीय पंडित जी का अनुरोध था, और जैसा मैंने 12 मिनट में अपनी बात कर ली है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आपने